अब यहाँ सबसे अहम जो असल प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से चलकर कानपुर का सफ़र किया। मेहमान गेस्ट स्पीकर जो हमारे यहाँ हैं, आप उनका बेसब्री से पोस्टर में नाम पढ़ने की वजह से इंतज़ार कर रहे होंगे। और मेरी अब तकरीबन 11 बजे से मुलाकात जो हुई तो मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि वाक़ईन बहुत एक अहम शख्सियत और बहुत बासलाहियत काबिल शख्स वो आपके सामने आने वाले हैं। तो ख़ास उनकी बातों को, और उनका तजर्बा इतना ज़्यादा है कि उतनी उम्र मेरी नहीं है जितना उनका तजर्बा है। उनके हवाले से मैं कुछ चीज़ों को ज़िक्र करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मेजर साहब, मेजर जावेद जाफ़री साहब कानपुर में पैदा हुए। ये आपके इफ्तिखार की बात। ऐसे भी अच्छे लोग जहाँ से भी दूर से भी पैदा होते हैं तो कहते हैं अरे ये हमारे ही ख़ानदान वाले हैं। ये तो किस्मत है कि हमारे कानपुर से हैं। इनकी शुरुआती तालीम हलीम मुस्लिम कॉलेज से इन्होंने तालीम का शुरुआती दौर शुरू किया, वहाँ से शुरू हुआ। फिर हाइडेड स्कूल से होते हुए झांसी और नागपुर का रास्ता तय करते हुए इलाहाबाद पहुँचे और फिर लखनऊ में यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की। एक हमारे जवान का एक मसला ये भी है हमारे जवानों के दरमियान कि हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि वतन ना छूटे। हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अपने मकसद को हासिल अगर करना है तो मेरा मकसद वतन नहीं है, मेरा मकसद उस मकाम को हासिल करना है। अब उस मकसद में मेरा वतन आए या ना आए, उस मकसद तक पहुंचने की ज़रूरत है। 1970 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हुई, मुल्क की हिफाजत करते हुए ज़ख्मी होने वालों में से इनका भी नाम है। 1989 में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में इन्होंने दाखिला लिया। 1984 में सिविल इंजीनियरिंग में बीए और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पीजी डिप्लोमा मुकम्मल किया। उसके बाद बहुत से कारनामे अंजाम दिए। 22 साल मुल्क की खिदमत करके 1983 में रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद हमारे यहाँ हमारे जो लोग रिटायर हो जब वो जॉब से उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद कहा जाता है अब आप किसी काम के नहीं हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा सबक लिया जा सकता है कि जब इन्होंने इनकी वो नौकरी का जो ज़माना ख़त्म हुआ तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद से 27 साल इन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पे काम किया। हमारे एक दोस्त की बात बहुत याद आती है कि वो कहते हैं कि किसी भी मोमिन के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि वो अब खाली है। अगर मोमिन है तो उसके ज़िम्मे हज़ारों काम अल्लाह ने रखे हैं। और अब कौम के नौजवानों का कैरियर बनाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। तकरीबन 27 कितने साल से, मतलब तकरीबन 27 साल से इस काम में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर विन चैनल जैसे प्रोग्राम में कैरियर गाइडेंस के नाम से इनके प्रोग्राम। इत्तेफाक ये है कि हमारे जवान सबसे ज़्यादा यही परेशान हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, और उसी का बेहतरीन जवाब देने के लिए हमारे दरमियान हम गुजारिश करेंगे कि बड़ी अजीम शख्सियत, इनको सलाम भी करना चाहिए, सैल्यूट भी करना चाहिए। गुजारिश यह है कि वो आएँ और नौजवानों की रहनुमाई करें। मेरी मुराद मेजर जावेद जाफ़री साहब से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम जनाब। मैं जब शुरू करता हूँ कहीं प्रोग्राम तो मौलाना जुमे के खुतबे के बाद सूरह अस्र पढ़ के उतरते हैं। हम शुरुआत करते हैं सूरह अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। 4 चीज़ों पे टिके हुए हैं हम, अदरवाइज़ हम बड़े खसारे में। ईमान रखें, नेक काम करें, एक दूसरे को हक़ की ताकीद करें और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करें। कोई बात नहीं, फ़ेल हो गए, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। जितनी मेहनत करोगे उतना अल्लाह देगा। और जनाब ने जो मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। मैं बरसों से ज़िया ज़ैदी साहब को देखता हूं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो
जो चीज़ें अच्छी हो रही, यकीन मानिए उनका प्रोजेक्शन नहीं होता। हमारी कौम उस बात की कदर कर ही नहीं पाती। ये कौम अगर ज़िंदा है लखनऊ और कानपुर और इलाहाबाद शियों की, तो लेडीज़ की वजह से। पैंट्स अगर असली मानों में कोई पहनता है तो लखनऊ में लेडीज़ पहनती हैं, चाहे भले ही वो शलवार और कुर्ते में घूमें। इस वक्त 14 लड़कियां 15 लड़कियां बैठी हैं और आप देख लीजिए लड़के कितने बैठे हैं। सबको ये मैसेज दीजिएगा, ये एक लिविंग ट्रेजेडी है कम्युनिटी की। जैसे बताया, मेरा फ़ौज में टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, मैं इंटरमीडिएट करके गया था और 22 साल के बाद 20 साल के बाद गवर्नमेंट सर्विस से आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं और पेंशनेबल रिटायरमेंट, जिसमें आपको थोड़ी पेंशन मिले। मेरे साथ वाले तो 1.5 लाख ले रहे हैं जो ब्रिगेडियर से रिटायर हुए या जनरल से। मुझे मालूम है, आम तौर पे मैं मेजर इसलिए लिखता हूँ कि लोगों को समझ में आसानी से आए। वैसे मैं सिलेक्शन ग्रेड क्रॉस कर चुका था, लेफ्टिनेंट कर्नल अप्रूव्ड हूँ। मेरा बेटा भी कर्नल है फ़ौज में, आजकल बॉम्बे में पोस्टेड है। बताने का मकसद ये था कि मैंने फ़ौज पूरा टेन्योर करके नहीं किया था। मेरे साथ वाले 2004 से लेके 2008 तक रिटायर हुए। जो लेफ्टिनेंट जनरल लोग हैं 2-2 साल बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन इसलिए देना ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ें लोगों को आइडिया नहीं होता है। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था, 12वें में थे। अब्बा हमको बचपने से कर्नल साहब बोलते थे, तो दिमाग में था कि कर्नल फ़ौज में जाना है, और अम्मा कहती थी इंजीनियर बनो। तो अल्लाह की पता नहीं क्या करनी, यकीन मानिए इमाम ज़माना पे बातें करते हैं हम लोग कि भरोसा है, आप करिए तो। और देखिए, मैं फ़ौज में गया, कहीं दूर दूर मकसद ट्रेनिंग में ये नहीं था कि मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाऊं, मगर पता नहीं क्या वजह थी, मैं इन्फेंट्री मांग रहा था और आर्टिलरी दूसरी चॉइस, और मुझे ज़बरदस्ती कोर ऑफ इंजीनियर्स में डाला मेरे प्लेटून कमांडर ने, जो एक कैप्टन नागराजन थे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको आर्म्स अलॉट होते हैं, कोई आर्मर्ड कोर में जाता है टैंक चलाने वाले में, कोई तोप चलाने वाले में जाता है, कोई इन्फेंट्री में जो पैदल सेना होती, कोई कोर ऑफ इंजीनियर्स एक फाइटिंग आर्म है। गरज के क्या हुआ, 12वें क्लास करके BA पार्ट 1 में थे, और ये अभी से कह देंगे कि उस ज़माने में बचपने में इंटरमीडिएट में फ़ेल हो चुके थे क्रिकेट खेलने के चक्कर में, और लेकिन प्लान A और प्लान B बना हुआ था। BSc में एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी 12वां करके आए थे, इलाहाबाद में 1 साल फेल हो गए थे। फेलियर्स को बता रहे हैं, फेलने से घबराना नहीं, क्योंकि मस्ती मार रहे थे, क्रिकेट में फेल हो गए। दूसरे साल पास हुए इंटरमीडिएट, अब्बा की पोस्टिंग लखनऊ हो गई, लखनऊ गए और लखनऊ में एडमिशन लिया BSc में। 1 नंबर से फर्स्ट क्लास मिस हुआ था, बहुत बड़ी बात थी। समझ रहे थे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, पैसे नहीं थे, डरते थे अलीगढ़ में कहाँ कोई होगा, हमारे अब्बा अलीगढ़ के पढ़े थे। हमने HBTI में अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, 59.75% मार्क्स, और पता चला साहब नहीं हुआ एडमिशन। साइंस छोड़ा, आर्ट्स में आ गए कि अब IPS हमारा प्लान B है। अब्बा पुलिस में थे तो IPS में जाने की कोशिश करूँगा अगर फ़ौज में सिलेक्शन नहीं हुआ। प्लान A मेरा फ़ौज का था, और BA पार्ट 1 भी नहीं आया, एग्ज़ाम नहीं आया, और हमारा सिलेक्शन हो चुका था, और हमको उसी दिन यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना था जिस दिन हमारा BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम शुरू होना था लखनऊ में। तो हम 12वां करके फ़ौज में चले गए थे। गरज के कहने का मतलब ये है कि हर यंग आदमी, हर यंग लड़का लड़की अपनी लाइफ में प्लान A और प्लान B 12वां क्लियर करने से पहले बना लो। बहुत से बच्चे कहते हैं मैं CSE में बैठ रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, और CSE का मतलब भी नहीं जानते फुल फॉर्म। परसों एक लड़के को नौकरी पे लगवाया है सिर्फ इस वजह से, हमसे लखनऊ से आया हुआ, कहता मैं CSE में 2025 का मेरा टारगेट है। CSE, मैंने कहा अच्छा बेटा फुल फॉर्म बताओ CSE का क्या है, 25 में तुम बैठ रहे हो। ही डिडंट नो द फुल फॉर्म। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो IAS लूजली बोला जाता है, IAS IPS 700 से 800 लोग सेलेक्ट होते हैं साल में, उसमें IAS 150, 125, 140, 150, IPS कितने 35, 40, IFS 10, 12। तो ये होता है प्रोपोर्शन उसका। और
तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों का टेंशन डाइवर्ट ना हो और आप लोग थक ना जाएं। जनाब ने इतनी अच्छी बातें कही हैं और डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि हम जो हैं हमको एक सपोर्ट ऐसा मिल गया, इंट्रोडक्शन जिस तरह की बातें हुई हैं। तो उससे मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 27 साल बोला कि प्राइवेट सेक्टर में 11वां फौज में नौकरी 22 साल करके पंगे ले लिए, एक ब्रिगेडियर साहब के कहने से मिल के छोड़ दिया नौकरी, दिल्ली में रहेंगे, बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें भी फेल हो गए 1 साल के बाद। तो अब मजबूरी, छोटे छोटे बच्चे, और हमारे ब्रिगेडियर रिजवी का जिसने भी नाम सुना है सीनियर्स में, जो हमारे मतलब रिश्तेदार भी थे और उनका बेटा भी ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुआ, बॉबी, वो कहते तुम पागल हो, तुमने छोड़ दिया, तुम तो अप्रूव लेफ्टिनेंट कर्नल हो, तुमको तो यार तुम्हारा तो प्रमोशन सब रास्ते खुले थे, तुम सुपरसीड नहीं हो रहे थे। हमने कहा सर ज़्यादा से ज़्यादा बनते तो ब्रिगेडियर बनते, हम दिल्ली में एक जगह रहना चाहते हैं, बहुत घूम लिए हिंदुस्तान। अब कहते हैं हमको तुम्हारी फ़िक्र नहीं, हमको तुम्हारे बच्चों की फ़िक्र है और तुम्हारी बीवी की फ़िक्र है। खैर फेल हुए बिजनेस में, उसके बाद जो धक्के, थोड़ा सा फौजी स्टाइल होती, किंक होती, अकड़ के चलना और वो सब है, वो किंक निकले सिविल में, लाइफ में, और वो जो सीखे वो गज़ब की चीज़ें थी, क्या दीनी एंगल से और क्या प्रोफेशनल एंगल से। और वो चीज़ हम ज़िंदगी में नहीं अचीव कर सकते थे चाहे हम जनरल बन जाएं, क्योंकि जब जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने सर्व किए प्राइवेट सेक्टर में, उसमें हमारे नीचे जनरलों ने भी काम कर लिया, हमारे नीचे रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ्स, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का, वो लोग नौकरी कर रहे थे। लास्ट मेरा अपॉइंटमेंट था एसएनसी लेवलिन का, मैं इंडिया हेड था, प्रेसिडेंट कैनेडियन कंपनी है, आज भी दुनिया की टॉप 3 कंसल्टिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी में से है एसएनसी लेवलिन। और उससे पहले मैं साउथ एशिया हेड था एक स्पेनिश कंसल्टिंग फर्म का, वो आज भी स्पेन की सबसे बड़ी कंपनी है। उससे पहले मैं एक डच कंपनी में डायरेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर का। जितना ये सब डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद से, जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स आने लगे और सड़कें चौड़ी होने लगी और मेट्रो चलने लग गई और वो सब, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली की मेट्रो हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था। तो ये बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि शो ऑफ इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने एहसास किया कि आपको जानने के लिए सालों लगते हैं और फिर भी लोग नहीं पहचान पाते। तो शुरू में अपने बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोग लिंक अप कर पाएँ कि 22 साल अगर फ़ौज में क्लास 1 अफसरी का तजुर्बा है तो 27 साल प्राइवेट सेक्टर का है। और जो ज़िंदगी का बेस्ट टेन्योर था वो लास्ट स्टेज पे सऊदी अरब में, रियाद में, उस स्पेनिश कंपनी के लिए किया था। जो ज़िंदगी का बेस्ट टेन्योर था 68 से 2.5 साल, और एहसान चढ़ा के गए थे उस स्पेनिश कंपनी में। 90 दिन छुट्टी लेंगे, 4 टिकट बीवी के होंगे, 4 मेरे, दिल्ली, रियाद, दिल्ली। दुनिया में कहीं कॉन्फ्रेंस होगी, अगर मेरा टिकट बचा है तो वो पैसा मैं ब्राज़ील जाने में इस्तेमाल कर लूँगा, न्यूजीलैंड जाने में कर लूँगा, कॉन्फ्रेंस करूँगा। ये जो बताया जनाब ने और डॉक्टर साहब ने कि यू स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स। हमारी उम्र के स्पेनियार्ड्स की अंग्रेज़ी नहीं अच्छी है, उन्होंने हमारे नखरे बर्दाश्त कर लिए। क्या ठाट की नौकरी 2.5 साल करके आए। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। जब हम आ रहे थे ट्रेन के ऊपर तो हमने एहसास किया कि मैं जानता था कि जो एस्टिमेट है बच्चों का 150 वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे रखा गया है, वो हमारी कौम में आसान है नहीं। 150 बच्चे तो नहीं आने वाले। और आप देख लीजिए, जो बच्चे इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन वाले हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें लड़के, हाथ उठाओ, ज़रा उठाओ, सबको देखने दो, बुज़ुर्गों को भी देखने दो। 1 2 3 4 5 5 बच्चे। हाई स्कूल वाले कौन, जो हाई स्कूल 6। ओके, लड़कियां इस कैटेगरी में हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन के हाथ उठा दो ज़रा, शर्माओ नहीं कोई हाँ, आप देख लीजिए कैसे हम आगे जाएंगे। यही प्रॉब्लम यूएसए में है, यही प्रॉब्लम यूके में है। तो सब अपने दोस्तों से बात करना। मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहना चाहता हूँ जो घर जाए, दिमाग मतलब घर के बाहर, अंदर अपने घर में लोगों से डिस्कस करना है कि क्या रीज़न है। जब आ रहे थे तो ये एहसास हुआ कि कुछ एल्डर्स भी होंगे, तो खाली मैं अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में मैं लोगों को इनकरेज करूं, उससे पहले मैं उनसे रिलेटेड कुछ बात करना चाहता था।
और मुझको अब ज़िया भाई बता दीजिए मेरे पास कितना टाइम है? हैं? अच्छा, एक नारा है, बरसों से दे रहे हैं, बरसों से तो नहीं, मैंने शायद 4 साल से शुरू किया है। जो अली से करे प्यार वो इल्म से कैसे कर सकता है इनकार। मरते दम तक अगर इल्म नहीं हासिल कर रहे हो। आज 50 साल का एक लड़का अमेरिका के साथ से आया हुआ था, मेरे बगल में दाहिनी तरफ बैठा था, एक लेडी बाईं तरफ बैठी थी, एयरफोर्स ऑफिसर की लड़की थी, ग्रोन अप, शी वॉज अबाउट 45। इधर 50 साल के विनोद लोधी। मैं नोट्स बनाए हुए हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट होगा तो देखना कि क्या उसने मुझे लिखवाया है। वो मैकफी में कैलिफोर्निया में नौकरी करता है, और जो मैकफी क्या है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का वो होता है, वो उसका है। उसने हमको एआई के बारे में क्या बताया और अमेरिका में आने वाले हालात के बारे में। मैं वैसे खुद बहुत पिक्चर में रहता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड कई चीज़ों के बारे में, लेकिन मेरी नॉलेज में इजाफा क्योंकि मैं बोलता हुआ आया। और खेल कूद में पीछे नहीं रहे ज़िंदगी। मान लो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हूँ सर्विसेज के लिए सन 76 में। ये मेरा, अब मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं जी, सेल्फ पहले तस्किया करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कुछ सालों की हिस्ट्री उठा लीजिए शियों की हिंदुस्तान में। कोई सर सैयद अहमद नहीं है, कोई जाकिर हुसैन नहीं है, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, कोई अब्दुल कादिर नहीं है, कोई मोहम्मद यूनुस नहीं है। मोहम्मद यूनुस कौन है बाय द वे, कोई बताए हमको? मोहम्मद यूनुस नहीं, आप नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूँ। हैं? नोबेल प्राइज विनर जिसने बांग्लादेश की औरतों के लिए जादू कर दिया था माइक्रो फाइनेंसिंग में, उसका ऑफिस भी ढाका में देख चुका हूँ। और वो मर्द मस्ती मारते रहते थे, औरतों को छोटे छोटे लोन दे करके बांग्लादेश की आज इकॉनमी बहुत हद तक औरतों ने जो उठाया है वो मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज विनर। हाँ, कुछ आर्टिस्ट हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं, अली यावर जंग साहब भी, सैयद किरमनी हमारे दोस्त हैं जो क्रिकेटर थे वैसे, और अजीम हसन प्रेम जी खोजे जो हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ क्यों ऐसी कमी है? वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कितना शिया उभर के आया है। जब साइंटिस्ट की बात करो, मौलाना बेचारा मजबूरी दर्जे कह देता है, हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। अरे भाई, और भी तो साइंटिस्ट रहे होंगे। तो व्हाट इज़ द रीज़न? आई फेल टू अंडरस्टैंड। तस्किया नंबर 2, सबसे ज़्यादा दर्स शियों को मिलते हैं। 1 महीना रमज़ान परसों से शुरू, 2 महीना मुहर्रम, इधर से उधर मजलिस कर रहे हैं। पूरा दिन हम भी इलाहाबाद में टहल के मजलिस करते रहते थे। मानने वाले मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म को मानने वाले हैं, मगर इल्म से भागना, कैसे अली को मानने वाला इल्म से भाग सकता है? कोई भी थ्योरी में याद रखो यंग लोगों, आप हज़रत अली के चाहने वाले हो ही नहीं सकते हो। ऐसे स्ट्रेस कर रहा हूं, अगर आपने इल्म में बराबर इजाफा नहीं किया, अगर आप कारपेंटर भी हैं तो लेटेस्ट मशीनरी को यूज़ करिए, अगर आप एसी मैकेनिक हैं तो लेटेस्ट सिस्टम को सीखिए, अगर आप वेल्डर हैं तो आप कोशिश करिए कि चाहे दुकान से डिप्लोमा लो। आने वाले दिन में इतनी मुश्किल होने जा रही ट्रेड्समैनों के लिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अंदर नहीं आने देगा 2030 के बारे, अगर तुम्हारे पास ITI का डिप्लोमा नहीं है। ये बच्चा जो सीपेट के बारे में बोल गया है, हर स्टेट में एक सेंटर है सीपेट का। आपको अगर आप नहीं पढ़ पाए, आपकी कोई वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, आप कॉम्पिटिशन्स में नहीं बैठ पाए, अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आप ये CIPT कर दिए। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट है आगरा में, हमारा भतीजा वहाँ पर प्रिंसिपल है, वहाँ पे कर लीजिए। आपको जॉब प्लेसमेंट इज़ सो ईजी। जो कुमैल ने बताया, हम लोगों ने 8 बच्चों को लखनऊ भेजा है अभी, कि आप देखिए जॉब आपको अशर्ट, सब कुछ फ्री है। जो फ्री लोडिंग है, जिनको शौक़ है वो सब कुछ मिल जाता है। लॉजिक की कमी नहीं है कम्युनिटी में। ऐसी ऐसी दलीलें दे देंगे, मिंबर पे बैठने वाला तो वही मामला लेकिन
हम ज़्यादातर भरोसा करेंगे जो वीक कमज़ोर रवायतें हैं उस पर हमें ज़्यादा मज़ा आता है। खूब मनाते हैं, मानते कम हैं। दूसरा तज़किया, अब 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ। बहुत कॉमनली पढ़ा जाता है, हज़रत अली कहते थे हाय मौला, मतलब पढ़ने वाला कहता हाय मौला कैसे कैसे लोग थे। वो सलोनी कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं सल में बाल कितने। अच्छा तो भैया यहाँ बैठ लो, बता दो कोई क्या सवाल है आपके पास। अगर हज़रत अली आ जाए मिंबर पे, हर शख्स सोचे मेरे पास एक सवाल है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो उस पर मेरे पास तो मैंने ट्रेडमार्क और ले रखा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं हज़रत अली से क्या पूछूंगा। मेरे पास एक है, एक परसों किसी ने बताया, वो भी नहीं बताऊंगा। आप सब लोग खुद सोचिए कि अगर हज़रत अली यहाँ सलोनी करेंगे, आप छोड़ दीजिए हाय मौला, अरे आप बताइए आप क्या पूछेंगे। सोचिए, गुजर जाएगा टाइम, समझ में नहीं आएगा। या साहिब ज़मान यब्नल हसन अस्करी कर लो जुमे की नमाज के बाद 3 बार, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, आ गए। क्या सिस्टम है, कैसे पता चलेगा? ये तो हम अपने मर्जों को भी कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ द सिस्टम? क्या कानपुर में ग्वालटोली में ये कहा जाए कि भाई जनाब को रिपोर्ट करना, इनके पास मैसेज आ जाएगा? अरे भाई मदीने में होगा, जब वो आएंगे तो मदीने में आएंगे, तो कैसे जाएंगे? इसके लिए भी कोई डिस्कशन नहीं, बस पागलों की तरह भाग जाना, आनाकानी मत करना। उस पर भी ज़रा गौर कीजिए। कोई तैयारी होगी, कोई सिस्टम होगा। क्या अल्लाह मियाँ को जादू करना है 12वें इमाम को ला करके, या इंसानी तरह से बग़ैर जादू के लोगों को पहचानवाना है, जिसको हिंदू कालकी अवतार बोलता है? तो इन चीज़ों पे हम गौर ही नहीं करते। हम नमाज के बाद स्टैंडर्ड, ये मजलिस दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से मुझे लोग जानते हैं, कोई नाराज़ नहीं होता। ये चीज़ें मैं दिल्ली में 2-3 बार बाबुलिल में भी और शाह मर्दा में भी कर चुका हूँ। पहली बार 2013 में बॉम्बे में एक सेमिनार में, जिसमें इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री बनाने में मदद की थी, मैंने शियों का स्वॉट एनालिसिस किया। यहाँ पे कोई बताए स्वॉट क्या है? लड़कों में, लड़कियों में से तुम बताओ स्वॉट क्या होता है? बहुत पुराना टर्म हो गया मैनेजमेंट का, स्वॉट, SWOT। तो सब बहुत इबरत का मुकाम है। अगर एक यूथ प्रोग्राम में स्वॉट का फुल फॉर्म ना, किसी को शर्मिंदा करने का मकसद नहीं है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, पूरे दुनिया में मैनेजमेंट में जब पढ़ोगे तो स्वॉट एनालिसिस करवाया जाए कि मुझे ये बिज़नेस करना है तो मेरी स्वॉट क्या है, मेरी ताकत क्या है, और मुझे थ्रेट्स क्या आएंगे अगर मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा। अगर मैं ये काम करूँगा तो स्वॉट क्या है मेरा। तो शियों का स्वॉट बता दें आपको, ये गुब्बारा जा रहा है ना ऊपर, तो इसको, इसमें बैठ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। स्ट्रेंथ हमारी क्या है शियों की? हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग है, हमें एतक़ाद बहुत है अपने अहले बैत पे। हम कंपैरेटिवली बहुत ईमानदार कौम है बेईमानियों के बावजूद। अगर आप प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे तो हम कहते हैं अरे साहब वो बहुत ही सुअर आदमी, फलाना ठिकाना, इसके नाम पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हम फिर भी ईमानदार हैं, क्योंकि हमने बताया 1 महीना रमज़ान और 2 महीना मुहर्रम कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग जगाता है। कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। ओस्लो में हैं, इमाम बाड़े में गए साहब, ओस्लो के बाहर। अच्छा जाफरी साहब आप कहाँ के हैं? फतेहपुर। अच्छा आप ये बताइए फतेहपुर हसवे में तो फलाने, अरे हमने कहा हाँ हाँ वो हमने सुना था उनका, हम ये उनसे बहुत हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन हम जानते हैं, तो वो हमारे रिश्तेदारों ही में हैं। आप न्यू जर्सी में इमाम बाड़े में चले जाइए, आप लंदन में स्टैनमोर में इमाम बाड़े में चले जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं ख़ास तौर से सैयदों में लिंक मिल जाएगा। तो ये कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, हम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारे अंजुमनें, जिस दिन ये अंजुमनों में से 10% अंजुमने में बेलौसियत आ जाए और वो काम करने लग जाए, अगर कानपुर में 60 अंजुमने हैं, सिर्फ 6 ज़िया भाई, सिर्फ 6 जिसकी मैनेजमेंट को आप समझते हैं सिंसियर है, वो 12 मासी अंजुमन बन जाए। वो परेशान रहे कि हमारे अंजुमन के आसपास इतराफ़ में किस बच्चे की फ़ीस नहीं जा रही है, किस बच्चे का,
पढ़ाई अफेक्ट हो रही, कौन बच्चा ब्रिलियंट है जिसको सी थ्रू करना है हमको, ये कराना है हमको, वो जादू होने लग जाए। कल्ब सादिक साहब के सबसे छोटे बेटे जो है मुंतज़िर से यही कहा था कि तुम बताओ कितनी अंजुमनें हैं लखनऊ में, कि सर 150 350 से 400 अंजुमनें हैं। मैंने कहा बस तो 10% अंजुमन में से को बुला लो, उनसे बात करूँगा। यहाँ पे भी मेरे पास रखा है कि मैं अंजुमनों को कैसे गाइड कर सकूँ, मैं पैसे तक ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। मेरे भरोसे पे लोग लाखों रुपए दे देंगे। अल्लाह की इतनी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि इतने सालों से काम करने का ये नतीजा है। अगर कह देता हूँ तो किसी को शक नहीं हो सकता नाखून बराबर कि जाफरी साहब का कोई अपना इंटरेस्ट उसके अंदर है, मगर काम करें तब। ये कमज़ोरी, अच्छा एक स्ट्रेंथ था, ताकत में भूल गया बोलना, मिंबर। ये ताकत है जो हमको जोड़े रहता है, अहले बैत से भी जोड़ा है। हमारे कम मौलाना हैं जो अच्छी तरह से हमको जोड़ते हैं, लेकिन हैं तो ये मिंबर हमारी बहुत ज़बरदस्त ताकत है, और मिंबर के बग़ैर प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये इतना ज़रूरी है। अगर ईरान आज खड़ा है अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस के बावजूद दुनिया में, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है कि वहाँ पर क्लर्जी ने इंटेलेक्चुअल्स को साथ ले लिया। हमारे हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, करना नहीं चाहते, क्योंकि एक हमारे दीनी आलिमों में बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बहुत साफ़गो इंसान हूँ, बहुत बड़ी कमज़ोरी, साथ नहीं। क्यों? उनको डर है कि हम एक्सपोज होंगे, उनकी कमज़ोरियाँ एक्सपोज होती हैं। ये कल्ब सादिक साहब जैसे लोगों का जिगरा है कि जो हमारे घर पे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि पे पीनट्स जनाब एंड गेट मंकीज़, टीचर की सैलरी के ऊपर, और वो शख्सियत, इतनी बुलंद शख्सियत, वो कह रहा है अरे कर्नल साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाऊं। बुरा नहीं माने, हम उनके सामने थे क्या और हैं क्या। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटे से काम के लिए उनके गए, रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आ रहे हैं। ये होता है असली आलिम। और हम शर्मिंदा, हम कह रहे हैं जनाब आप मुझे रेलवे स्टेशन, और मैं तो पहुंच ही रहा था वहाँ पर। एक मुशफिक भाई थे, उनके घर पे मीटिंग थी। ये बात बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं और जो मेंबर से सही दर्ज दें। और ये भी बता दूँ, क्या मजबूरी है ये भी जानता हूँ उनकी। मैं मदद करने की कोशिश, मौलानाओं की भी मदद करने में। आप लोग बताइए, सब लोग यहाँ से उठ के जाएं, कौन 10,000 रुपये निकाह पढ़ाने का देगा? बहाने से पैसा दो भाई। लाख रुपए 2 लाख खर्च कर रहे हो खाने पे, निकाह पढ़ाने में कोई बड़ा कमाल नहीं है। इंसान खुद अपना निकाह पढ़ा सकता है, लेकिन कोई बहाने से मौलाना को मजबूत करो। उसने तो बंदे ने जिंदगी अपनी फंसा दी। पहले अनवारुल उलूम में पढ़ा, फिर गया बड़ी मुश्किल से कुम। एक ज़माना था 4-4 साल बैठे रहते थे, कुम जाने को मौका नहीं मिलता था। इतने परेशान थे यंग मौलाना, क्योंकि जब तक कुम नहीं जाएंगे, नजफ नहीं जाएंगे, तो सील नहीं लगेगी। तो जो हमारी समाज है, वो चाहे वो कितना ब्रिलियंट मौलाना हो, लेकिन अगर कुम से नहीं लौटा है अबा कबा पहन के और नजफ से, तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लिविंग ट्रेजिडी है। वीकनेस, मेहनत और कंपटीशन से घबराना। लड़कियां नहीं घबराती, लड़के घबराते हैं। अरे भैया क्यों? ट्राई तो करके देखो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आओगे। तुम वैसे भी व्हाट्सएप दे के गुजार रहे हो गली में टाइम, गुजारते रहना, एक बार ट्राई तो करो। क्या पता कंपटीशन मोड में आ गए, बढ़िया नौकरी आ गई। असली एजुकेशन से भागना। बाप के पास पैसा है, अरमान बहुत हैं, खुद नहीं बेचारे कर पाए तो कोई बात नहीं, दुकानों से इंजीनियरिंग कराए दे रहे हैं। 2012 का फिगर है आलूवालिया साहब का, जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, कि 1 लाख अनएम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल निकलता है इंडिया में। 1 लाख 2012 का फिगर है, क्योंकि 95 में बनिया ने सूंघ लिया था कि एजुकेशन में बड़ा पैसा है। तो ब्लैक के पैसे से बिल्डिंगें बन गई, MBA कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं है। बच्चा इंटरमीडिएट में चाहे 3rd डिवीज़न आया है, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। अब वो लड़का दुकान से इंजीनियरिंग करके आ गया और वो कह रहा मैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की नौकरी में क्यों जाऊँगा, मैं तो इंजीनियर हूँ, इस लायक नहीं कि नौकरी दे सकते हैं। 6 महीने में अगर पूछ लो जो लास्ट टर्म में तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकता। सिविल इंजीनियर है तो एक बीम नहीं डिज़ाइन कर सकता। हम वो सिविल इंजीनियर, हमने पूरी बिल्डिंग, हमसे, क्योंकि हम कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने हमको इंजीनियरिंग कराई थी,
तो हमको तो प्रोफेशनल्स पढ़ाते थे, पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन करी। बढ़ती रसूमात और पहचान की जो कोशिश, रियाकारी, 40वें में भी जो खाना खिला रहे हैं अपने मरने वालों के लिए, उसमें भी रियाकारी। आप देख लीजिए, मतलब खाने हो रहे हैं और खूब साहब खर्चा हो रहा है, और साहब बस रसूमात फॉलो करो। हैदराबाद में पहली बार एक बार हम कोचीन में एक मसला सुलझाने गए थे इमामबाड़े का। हमको कोचीन वालों ने बुलाया था, बहुत समझदार इंसान है एक साहब, उन्होंने बुलाया, तो वो करके लौटे हम वाया हैदराबाद। कैप्टन असगर हादी जो इमाम ज़माना मिशन जिन्होंने शुरुआत की थी, जिनके भांजे हैं आगा मुजाहिद साहब जो ओलिव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था मियाँ हैदराबाद होते हुए आओ। वो 8वीं पढ़ी थी। साहब क्या स्टाइल है, वहाँ का मेन इमाम बाड़ा है, एक इमाम बाड़े में मजलिस ख़त्म हुई 8 तारीख, और पूरी बत्ती, वो अगरबत्ती का बंडल ले करके बस धुआं ही धुआं है सड़क पे, जिसको देखो वो यूं लिए चला जा रहा है। अनबिलीवेबल, ये शिया है हजरत अली को मानने वाले, क्या कंसेप्ट है तुम्हारा। और खूब अगरबत्ती की स्टॉलें लगी हुई हैं, बस वो एक पूरा वो जलाएं, और जहां मजलिस ख़त्म हुई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मेरे इमामबाड़ा है, बस ऐसे चले जा रहे हैं। तो हैरत हो गई, हम सोचते थे कि लखनऊ में गड्ढा है, हैदराबाद भी बहुत बड़ा गड्ढा है। इमोशनल है, एनालिटिकल नहीं है, पता नहीं क्या शौक़ है। इमोशंस में एस्केपिज्म बहुत ज़्यादा है। जब एनालाइज करोगे फेलियर्स का रीज़न, तो आप परेशान होने लगोगे। परेशान कोई होना नहीं चाहता। अपने को जब आप पकड़ोगे, आप अपने को नहीं पकड़ोगे। हर आदमी अपने को बहुत काबिल समझता है, हम भी समझते हैं। तो बड़ा मसला है ये कि हम एनालाइज करके नतीजे पे पहुँचे, यार ये तो हमारी कमी की वजह से हम नहीं नौकरी अच्छी पा रहे हैं, हम तैयारी नहीं करते हैं, तो हम कैसे नौकरी, हमने कंपटीशन की तैयारी नहीं की, तो हाउ विल आई सक्सीड। तो क्या है, इमोशनल बहाना बना दिया। अल्लाह की मसलहत है भाई, अरे अल्लाह की मसलहत, जिसको मानते हो, 2 महीना 8 दिन मुहर्रम मनाते हो, उसमें क्या इमाम हुसैन का पर्पस था भाई। उस कुरान को बचा दिया, उस नमाज को बचा दिया। उस कुरान में एक सेंटेंस लिखा हुआ है सूरह नज्म में, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, और के इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी मेहनत करेगा। तो क्या तुम रो के पा जाओगे? आखिरत का तो किसी ने नहीं देखा है ना कि जन्नत मिलेगी रोने के ऊपर, या नहीं होगा। तो सस्ते में जन्नत अवार्ड कर दी अपने को सब ने, क्योंकि जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो बहाने। तो जब अल्लाह ने, इमाम हुसैन ने वही कुरान तो बचाया है जिसमें ये लिखा हुआ है पत्थर की लकीर, लिल इंसानी इल्ला मासा। जैन करेगा तो जैन को मिलेगा, महेंद्र सिंह करेगा तो महेंद्र सिंह करेगा मिलेगा, मोहम्मद अली करेगा मोहम्मद अली को मिलेगा। ये तो गारंटीड है, सब उसकी मखलूक हैं। तो कभी गलत फहमी में मत रहना कि हम कमा लगाते हैं, हम इमामबाड़ा रखे हैं। आज सुबह मौलाना से बात हो गई तो हमने बता दिया कि 10,000 शिया में से एक ही शिया है जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा। प्रोपोर्शन बता दिया था करबला का। और देखो हिल जाता है इंसान सोच करके, क्या हम एक में से होंगे, क्या हम हज़रत हुर में से होंगे, या जो और लोग यजीद की फ़ौज से चले गए थे 25 लोग। सब क्वेश्चन करो, ज़िंदगी सुधरी रहेगी, डर के रहेंगे। क्या हम उस एक में से होंगे? मजमे में सब अगर 18,000 की फ़ौज थी तो 10,000 जानते थे इमाम हुसैन कौन है, फिर भी कितने आए? 100। कमज़ोरी इमोशनल और एनालिसिस नहीं करेंगे हम इमोशन पे जाएंगे। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, इसीलिए हम मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं। एनालिसिस में क्या होता है, 2 और 2 4 ही हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। इमोशन में तुम जो जी चाहे कर दो। मिंबर है कमज़ोरी, यहीं से लफाजी होती है, यहीं से इमाम हुसैन का और अज़मत जितनी बोलते रहो, अज़मत गिराने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मिंबर पे बैठने वाले हैं। उनकी मदद हमने की है, ये भी याद रखिए। ताकत भी मिंबर, कमज़ोरी भी मिंबर, क्योंकि मिंबर से ही हवाई फायर चलता है। हम सुन्नियों को तो कह देते हैं हदीसें गढ़ी हुई हैं, 9 वॉल्यूम में सही मुस्लिम बुखारी लिखी हुई, 4 वॉल्यूम में सही मुस्लिम लिखी हुई है। लेकिन मेरा ये अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि एल्डर्स बैठे हुए हैं। आज के बाद आप लोग सब फंस गए हैं, आपको गौर करना है। 70 साल की उम्र हो गई, मर गए, कुरान माने से एक बार नहीं पढ़ा। अरे भैया, अगर कुरान 50 साल में माने से पढ़ लेते तो एक आध तफसीरें भी पढ़ लेते। प्लीज़ मेक इट योर एम।
दिस लेक्चर इज नाउ फॉर एवरीवन, इनिशियली इट वाज फॉर द चिल्ड्रन ओनली। मैं अब जो है ख़त्म करता हूँ इसको, हालांकि इसमें बहुत वो था, लेकिन मैं फिर अपने मुद्दे से हट जाऊंगा। मैं लड़कियों की वजह से अब आऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ये हूँ कि नौजवान कम हैं, और पता नहीं तुम लोगों को कंपटीशन में बैठने की परमिशन घर वाले देंगे ना? हाँ, और प्लीज़ नाउ आई एम सॉर्ट ऑफ फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन बॉयज़ हियर एंड मोस्ट ऑफ यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंज, बिकॉज माओ जनाब ज़हरा की बहुत बात करते हैं, यजीद के दरबार में ऐसे ही खड़ी हो गई थी लेक्चर देने, हिला के रख दिया था, तो क्या था, खाली घर में बंद थी वो? ऐसी तालीम रही होगी कि इतने मजमे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर के लेक्चर दे दो, ज़रा सोचो, ऐसा मौका आएगा कौन सी औरत बोल देगी हमारे ख़ानदान की? तो देयर वाज समथिंग एल्स। मगर हम औरतों पे भी सख्ती और फलाना और ढिकाना, सख्ती तुम खुद से अपने से करो। इस वक्त माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, सब आप लोग हिजाब में हैं ऑल, तो ये जनाब ज़हरा, उनकी तो गिनती इस बात में नहीं होती, जनाब ज़ैनब उनकी तो मासूम में गिनती नहीं होती ना, 14 ही मासूम हैं। तो फिर हाउ वाज शी सो गिफ्टेड? जादू हो गया था क्या? परेशानी देख करके उन्होंने इतनी बेहतरीन स्पीच दे दी वहाँ पर, तो क्या जादू हो गया था? नहीं, सलाहियत थी। और पहले इमाम की बेटी, आज भी सबको सच्चर कमेटी 2007 में आई थी, उसका बता दूं, देख लीजिए, IAS 3%, IPS 1.5%, इंडियन फॉरेन सर्विस में 4%, ये तो अपर लेवल पे बच्चे निकल गए, वो निकल गए। डिफेंस में 1%, हम ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 1%, इससे ज़्यादा नहीं है। रेलवेज में 4.5%, सिपाही जो सबसे लोएस्ट है 6% मुसलमान। हम पॉपुलेशन कितनी, ऑफिशियली 14%, देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा ही होगी, लेकिन 14% कही जाती, तो भैया ये 6% कांस्टेबल क्यों? इस नौकरी में तो चले जाओ अगर सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, क्या करें? बहाने बंद करो, पैसे की कमी, फैमिली जिम्मेदारी, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो। सबके लिए कह रहे हैं पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो। अब मैं बच्चों पे आ गया हूं, बड़ों की बात खत्म हो गई। टाइम मैनेजमेंट, टीवी, सर्फिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक आप लोगों के लिए नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप, हर बच्चा, हर लड़की जो प्लान कर रही है फ्यूचर अपना ब्राइट करने के लिए, बेटा 1 हफ्ते तक अपना तुम टाइम जिस वक्त से लिखना चाहते हो, 9 बजे सुबह से तैयारी हो गई, बाथरूम हुआ है, सब कुछ हुआ है, अब आप लिखिए कि 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक आपका टाइम कैसे गया। आपको हैरत हो जाएगी कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। आप हेजिटेट करोगे रियलिटी को फेस करने। 1 हफ्ता टाइम मैनेजमेंट की वो कर लो, 9 से 10, 10 से 11, 12 वो बना लो, 12 घंटे के, 1 घंटे का, और उसमें ब्रैकेट से 2 घंटा अगर कोई काम किया तो वो लगा लो और वहाँ लिख लो। प्लीज़ मेंटेन अ टाइम चार्ट फॉर जस्ट 1 वीक। पकड़ लो अपने को। अगर आप पकड़ोगे अपने को तो बेटर है। अब्बा कहेंगे, अम्मा कहेंगे, वो बेचारे क्या कहेंगे? वो कोई मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थोड़े, HR के हेड थोड़े, घर के हेड हैं, तो वो बेचारे कहेंगे बेटा पढ़ो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, फलाना। ये सारे वेग स्टेटमेंट्स हैं। द बेस्ट पर्सन टू चेक योर सेल्फ इज यू, नोबडी एल्स। करियर प्लानिंग, हमने कहा नेक्स्ट स्लाइड देख लेना। सेल्फ डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। रीथिंक अप्रोच टू एजुकेशन। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जो बताया कुमैल बता गए, आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं, गिल्टी मत फील कीजिए, कोई बात नहीं, हर आदमी पढ़ाई में ज़रूर, अल्लाह ने हर इंसान को, जैसे जनाब ने कहा, हर इंसान को हुनर दिया है। आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, आप ट्रेड्समैन बन जाओ। ऐसे ऐसे ट्रेड्समैन हैं जो कहीं ज़्यादा पा रहे हैं बेहतरीन नौकरी करने वालों से। तो इल्म है, चाहे कारपेंटर का इल्म हो और चाहे वो वेल्डर का। अपने 2 प्लान बनाओ सब लोग, जितने यूथ हो। प्लान ए कि मुझे ये करना है, 12वें क्लास तक ये प्लान ए और बी बन जाना चाहिए। अगर मैं इसमें नहीं हूँगा तो मैं ये करूँगा, अगर मैं इसमें नहीं कर पाई तो मैं ये करूँगी। तो ए और बी में क्या होगा कि आप अपने माइंड को फोकस करेंगे उस एंगल से कि मुझे ये करना है।
करियर प्लानिंग के लिए क्रूशल पीरियड है 9वें से लेके 12वें क्लास तक। बीए करने के बाद करियर नहीं प्लान होता है, 9वें और 12वें से पहले प्लान हो चुका होना चाहिए। वो बच्चे और होते हैं, आरसीए की तारीफ़ की है जनाब ने। मैं तो 3 साल बर्रे सग़ीर की हिस्ट्री में शियों ने जितना पैसा खर्च कर दिया 72 लाख, वो आज तक नहीं हुआ। और हम 2 लोगों के हाथ से वो पैसे गए हैं, डायरेक्ट पेमेंट कराते थे। प्रोफेशनल कोचिंग, आरसीए जामिया, आरसीए अलीगढ़, आरसीए क्या हुआ, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ओबीसीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। उसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ओबीसी और माइनॉरिटीज़ वो होते हैं। ओबीसीज़ मुसलमान बहुत कम उठा पाता है। आरसीए भी क्या करते हैं, प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी पक्की है, उनको उस महीने के बाद तनख्वाह मिलनी है। तो विजन आईएएस वाली पढ़ाई नहीं होती आरसीए में। वो बच्चे के ऊपर वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद भी उसी पे निर्भर है। सेलेक्ट किसको करते हैं, जब प्रीलिमिनरीज निकाल लेते हैं तो हॉस्टल दे देते हैं, खाना दे देते हैं। आरसीए का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। आरसीए जामिया हमदर्द में 2 साल पैनल पे रहा हूँ। जो रिटन टेस्ट निकाल लेता है उसको मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे फाइनल उसमें। तो मैं इसको बहुत करीब से देखा हुआ है। और जब ये 3 साल करा तब आज का प्रोग्राम उसका नतीजा है कि 3 साल आईएएस की कोचिंग कराने के बाद 42 बच्चों के ऊपर 72 लाख खर्चने के बाद ये नतीजे पे पहुँचे। आईएएस आईपीएस करने वाले डिफरेंट कैटेगरी हैं जो 12वें क्लास तक डिसाइड कर चुके हैं। और वो चाहे तुम कोचिंग कराओ या ना कराओ, अपने अब्बा से पैसे ले लेंगे, अपनी अम्मा से रोएंगे गाएंगे और निकाल लेंगे 2-3 साल में। लेकिन आप किसी को सेलेक्ट करके ये चलें, कोई भी इदारा इस बात को अटेम्प्ट ना करे। हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए मुसलमान बर्बाद कर रहा है आईएएस की कोचिंग करा करके। हज कमेटी, अरे खुद तो आए नहीं यार, एक तो आईएएस है नहीं तुम्हारे बीच में इसको प्लान करने वाला, तुम बुला रहे हो ये करके करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो। अगर हम ये 3 साल का तजुर्बा खुद ना हासिल करते तो इतने कमांड से ये बात नहीं कह सकते। आज मैं आरसीओ को कह रहा हूँ बंद करो, मगर बंद क्यों, गवर्नमेंट पैसा देती है, प्रोफेसरों का हिसाब बनता है वहाँ से। तो ये बिल्कुल भूल जाएं। वही बच्चा निकालेगा जो इंटरमीडिएट में डिसाइड कर चुका है कि मुझे सीएसई में बैठना है। प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन स्टार्ट फ्रॉम 10th। आज बताए कोई नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है, कोई बोल दे नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है। ऑल हैं प्योंगयांग। यू आर सिटिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, नो। उसने बताया जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा और जो अभी कॉम्पिटिशन में बैठ रहा है। और राइट, आइसलैंड का कैपिटल क्या है, नहीं पता है। ब्राजील का कैपिटल क्या है, जो बहुत बड़ा मुल्क है, ब्राजील का कैपिटल बता दीजिए। इंटरनेशनल डेट लाइन बताओ क्या है। तो आप कंपटीशन में बैठेंगे तो कैसे, हालांकि एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कैसे निकालेंगे सोचिएगा। 8वें क्लास में ये शौक़ है बच्चों का। 8वें क्लास में जनरल नॉलेज की किताब लिखी थी सन 62 में। 136 मुल्क होते थे, 121 मुल्क के कैपिटल्स लिखे थे, आज तक रटे हुए हैं। शौक़ की बात है सिर्फ। किसी टीचर ने 7th क्लास में इंक्विजिटिवनेस कुछ बताया था, मौलाना ने, इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए। हमारी मिसेस अडोल्फस ने 7वें में ऐसे ही मेंशन कर दिया कि दुनिया में 40 सीज़ हैं। आजकल तो तू गूगल करोगे सारे सीज़ के नाम आ जाएंगे, कैपिटल्स भी लाइन से आ जाएंगे। लेकिन 3 रुपए के अटलस में से निकालना, तीसरे दिन जाकर के 2 समंदर मिले थे, सी। आई एम टॉकिंग अबाउट सीज, नॉट पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। अरेबियन सी, बर्रिंग सी, ऑस्ट्रॉक सी, येलो सी, नॉर्थ सी, अराल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, 40 ढूंढने में लग गए। तो ये शौक़ है, शौक़ पैदा करो। इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए ये लाया कि घर में अपने रूम में दरवाजे के पीछे जहाँ कपड़े टंगे होंगे मैप टांग लो हिंदुस्तान का, सारी स्टेट पहचान हो जाएगी कहाँ है। अगर आपको नागालैंड का आइडिया लेना तो नागालैंड का है, सुबह बस एक बार देख लो, कुछ पढ़ो वढ़ो नहीं। यहाँ पे आजकल ऐसे ऐसे मैप बनाए जा रहे हैं कि आपको कहीं पे भी जहाँ पे ज़रा सा किताबें मिलती हैं वहाँ पे पूरी डेट्स लिखी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की सारी डेट्स। 2nd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 3rd तो 1st तो शायद याद होगा सबको, जब बाबर पहली बैटल थी, पर लास्ट वाला अहमद शाह अब्दाली से हुई थी। बीच वाली 2nd बैटल ऑफ पानीपत किससे हुई थी, जाके सोचना। ये वर्ल्ड का मैप लगा लो, जितनी कंट्रीज है सामने आ जाएंगी, कैपिटल्स के निशान अलग लगे, ऐसे ही लगा लो, घर में टांग लो।
ये यूरोप का है, ये मिडल ईस्ट का है, झंडे वंडे छोड़ दो, ये सेकंड है तुम्हारा। घर में 40-40 रुपए के आते हैं, ये टांगो। जब तक ये नहीं करोगे इल्म में इजाफा कैसे होगा? क्रूशल ईयर 9 से 12, चक दे फट्टे वाली बात है ये। प्रिपरेशन को कॉम्पिटिशन से स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th, सेलेक्टिंग डिसिप्लिन, नो भेड़ चाल। हमारा दोस्त क्या कर रहा है? बीकॉम कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा? बीसीए करे। तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा रुझान है तो ज़िया साहब से जैसे किसी ने बोला कि वो साइकोसेमेट्रिक टेस्ट करेंगे, बच्चों का गेज करेंगे कि इनका रुझान क्या है, वो ज़रूर करिए उसको। कंसल्ट टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स, उन लोगों से कंसल्ट करें कि हमारे बच्चा पढ़ रहा है आपके नीचे, इसका आपको रुझान कैसे लगता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में इंटरेस्ट लीजिए। क्या करें? रीथिंक अप्रोच टू एजुकेशन, छोड़ दीजिए अभी, ये प्लान ज़्यादा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये गुडविल ट्रस्ट बनाने की कोशिश अभी तक रजिस्टर नहीं करा है। कुछ अच्छे सादिकीन ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ 4 कर्नल्स हैं उसमें, एक डीआईजी साहब हैं, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल शिया कॉलेज के हैं। हम लोग वो रन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे करवाएं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लोगों को यूपीएससी के बारे में मालूम है। अब देखो, नॉलेज को अपडेट रखना। बुड्ढों से कहता हूँ कि भैया अगर आपको बच्चों को गाइड करना है तो हवाई फायर मत मारो बेटा, बड़ी मेहनत करना है, ज़माना बड़ा ख़राब है, जब तक अपने को प्रूव नहीं करोगे फलाना ठिकाना। अरे ये बड़ी कॉमन, आइए पहले खुद सीखिए। आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो सर्विंग है वो ये नहीं बता सकता है सीआरपीएफ में भर्ती कैसे हो, उसको ये नहीं याद होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा विन टीवी पे चैनल पे सीएपीएफ के बारे में एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने पूरी चार्ट बना दी कि कांस्टेबल को कितना दौड़ना है, सब इंस्पेक्टर के लिए कितना दौड़ना है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए कितना दौड़ना है। तो रिटायर्ड सीनियर अफसरों से कहता हूँ कि प्लीज़ गो इनटू डिटेल्स बिफोर टॉकिंग टू चिल्ड्रन। और 40 से 55 साल वालों से कहता हूँ कि बच्चों को आप लोग बोलिए, हम बुढ़ों को कम बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग सक्सेसफुल हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए। दिल्ली में मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स या गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स आकर के बच्चों के प्रोग्राम कंडक्ट करें। हम लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, सीनियरों की, बच्चों को भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इस कान से गई उस कान से उड़ जाती हैं क्योंकि हम तैयारी नहीं करते हैं बच्चों के लिए। अब आपको नौकरी बता दें, देखिए इसमें देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, जीएसटी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इन सब की नौकरियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए से ग्रुप बी और बिलो सर्विसेज। हिंदुस्तान में यूपीएससी है एक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह, जिसको सीएससी बोलते हैं, कंबाइंड सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज। दूसरा होता है फौज का, एनडीए का हो गया, आईएमए का हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हो गया, नेवी डायरेक्ट एंट्री नेवी में हो गई ये, या इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया डिग्री करने के बाद, क्लास 1 इंजीनियर जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, नॉट असिस्टेंट इंजीनियर। स्टेट में अगर होगा डायरेक्ट सेलेक्ट तो असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा, सेंटर में होगा तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा। आईपीएस अगर ऑफिसर बनेगा तो वो चाहे 2 स्टार लगाए, वो एएसपी कहलाता है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो पीसीएस से निकालेगा डिप्टी एसपी, वो कहलाए, वो क्लास 2 अफसर है और वो डिप्टी एसपी। तो एएसपी में और डिप्टी एसपी में एक इंटरव्यू में मुझसे इंटरमीडिएट में रेलवे के लिए ऐसे ही बैठ गए तो मुझसे पूछा था, और जब मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो जो इंटरव्यूअर था कहता है तुम सीरियस हो, यू रियली वांट टू ज्वाइन एज APWI, असिस्टेंट परमानेंट वेज इंस्पेक्टर, जो ट्रैक्स को चेक करते हैं रेलवे का, उसके लिए। मैंने कहा सर मैंने तो बस ऐसे ही बैठ गया था, किसी ने कहा था यार फॉर्म भर रहे हैं तुम भरोगे। आधे घंटे के बाद वो पेपर इलाहाबाद के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर करके दे दिया। पंडित जी एक टीचर थे, वो कहते बेटा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर इसमें समझने का क्या था, ख़त्म कर दिया पेपर। और वो हक्का बक्का 2 घंटे का पेपर आधे घंटे, आधा घंटा 29 मिनट में दिया था, आज तक याद है। तो क्यों? क्योंकि शौक़ था। शौक़ पैदा करो अपने अंदर जनरल, ये खुद ही एंजॉयमेंट में है। इल्म हासिल करो इल्म के लिए यार, नौकरी के लिए थोड़ा खाली करना है। इतना मज़ा आता है, बताने में अच्छा लग रहा है अपने को, हम भाव खा रहे हैं इस चक्कर में।
ये देखो नौकरियां हैं, कितने कैटेगरी नौकरियां हैं इसके अंदर, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, मैं पढ़ के सुना दूं। एग्जाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जेईबी एग्जाम होता है, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ से मतलब क्या हुआ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी बोलते हैं, आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जिसमें हमारी एक शिया लड़की दिल्ली में पोस्टेड है, आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल, उतने मतलब अनीसा हुसैन। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी, 12वां करके बैठ जाओ कंपटीशन में, जिसमें 18 से 28 साल है उसमें बैठ जाओ, लोअर डिवीजन क्लर्क हो जाओ, 35,000 रुपए से शुरू हो। आप 23 साल में 24 साल में लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, कोई आपको रोक थोड़े रहा है। आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए अगले साल बैठ जाइए, आप अपर डिवीजन क्लर्क हो जाइए, बगैर वेट करे 7 साल 8 साल यूडीसी के प्रमोशन के लिए। आऊँगा आगे बताता जाऊँगा, नहीं तो बहुत मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि थोड़ा सा बह जाता हूँ। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम 10th पास, ये एसएससी जीडी कहलाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, जीडी कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है। यही जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कांस्टेबल्स होते हैं या दिल्ली पुलिस में, वो डायरेक्ट होते हैं। अच्छा याद रखिए, हर स्टेट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अपनी ब्रांच है। झारखंड का एसएससी अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, आंध्रा का अलग है, वो भी अवेलेबल है। और मैं क्यों इस चीज़ पर आया हूँ, मैंने रियलाइज़ किया जब 3 साल आईएएस की कोचिंग करवाई, वो इतना टफ है, उसमें थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ये सारे पेपर्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीबीटी टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का आंसर करो, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। ब्रॉडली ये है, तो 100 क्वेश्चन कैसे आंसर कर दोगे, टिक ही तो लगाना है, और अगर गलत पे टिक लगा दोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, सही में लगाओगे 2, तो 70% चांस जब तक तुम्हें ना हो तब टिक मत लगाना। 12th पास के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी, वो कांस्टेबल के लिए था मैट्रिकुलेशन, और ये है तुम्हारा और एक एमटीएस है जो चपरासी की नौकरी होती है, जिसे चपरासी कहते थे, अब आजकल तो इज्जत से कहा जाता है एमटीएस। जैसे ओवरसीयर बुढ़ाप एल्डर्स जो होंगे उनको कहा याद होगा कि ओवरसीयर कहलाते थे, वो लोग कहने लगे हम तो जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे, तो भाई अच्छा जेई कह लो। तो जेई वो होता है जो अब डिप्लोमा होल्डर, पहले इसको ओवरसीयर कहा जाता था। और ये जो एमटीएस है मल्टीपल टास्किंग स्टाफ, वो चाहे वो दफ्तरी हो, चाहे वो पियोन का काम कर रहा हो, चाहे डाक इंटर करता हो, ये वो लोग होते हैं। और इनकी किसी की तनख्वाह 30,000 से कम नहीं है। आज हालत ये है कि हमारे बच्चे खुश हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में नौकरी मिल गई, केपीएमजी में मिल गई, डिलॉयट में मिल गई, इंजीनियरिंग करने के बाद कितनी तनख्वाह मिल रही है, 25,000। 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 1 घंटे के नोटिस पे निकाल दिए जाएंगे। अरे यार तुम चपरासी बन जाते, ऐसी इंजीनियरिंग किस काम की जो 25,000 की नौकरी से शुरू कर रहे हो। प्रॉब्लम है। आईआईटी और आईआईएम वाले मैनेजर बनते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, और पहले ये जब 12-12 घंटे रगड़ा लगाते हैं तब जा करके इनको प्रमोशंस मिलते हैं। फैंसी डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, सिस्टम्स एनालिस्ट, लड़का खुश है। उसको लोअर डिवीजन क्लर्क अगर कह दो तो उसे बेइज्जती महसूस हो रही है जिसमें 35 मिल रहा है, मगर सिस्टम्स एनालिस्ट है तो 22,000 और 25,000 में नौकरी कर रहा है। मेरी तो साहब मल्टीनेशनल में लग गई, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और अमेरिका जाने का बिल्कुल ख्वाब छोड़ दो, आने वाले दिनों में अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम होने जा रहे हैं। दुकानों से वैसे इंडिया में भी मत पढ़ो, बच्चे हमारे मारे शौक के माँ बाप का अगर देखते हैं पैसा ज़्यादा है, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, सब जगह दुकानें उसी तरह से खुली हुई हैं जैसे हिंदुस्तान में। मेरिट पे जाओ, स्कॉलरशिप पे जाओ तब दम है, अदरवाइज इंडिया में पढ़ो, अपने को यहाँ प्रूव करो। 12वां पास का बता दिया, स्टेनो है, स्टाफ सिलेक्शन का, सीएचएसएल। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं। दूसरा ग्रेजुएशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो बीए कर लेता है उनके लिए है अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अंडर सेक्रेटरी होता है वो सीजीएल से निकल के आता है। 80% डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही लड़का है जो ये सीजीएल निकालता है, ग्रुप बी सर्विस, और इसी में से डायरेक्टर बनते हैं। आईएएस ऑफिसर बहुत रेयर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको डिप्टी सेक्रेटरी मिलेगा, क्योंकि स्टेट में वो डीएम कर रहा है, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है, और फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी बन के सेंटर में जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस नहीं जाता है, बहुत कम।
कुछ और भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा, मेरी एनर्जी बहुत है, बाद में तुम लोग क्वेश्चन जरूर पूछना, अदरवाइज सब बेकार है अगर इंटरेस्ट। हमारा भी हौसला बढ़ाएगा। अच्छा, मैं सीजीएल के बारे में, अच्छा सीजीएल की बता दें, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एलिजिबिलिटी 18 से 30 साल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। 2 स्टेजेस होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। अब यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट 90% ले आओ, एडमिशन नहीं होगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। CUET आ गया है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी इसी पैटर्न पे होगा। पूरे हिंदुस्तान में ग्रुप बी एंड बिलो सर्विसेज का पैटर्न एक कर दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक लगाओ और निकलो। कांस्टेबली के लिए भी यही है, अफसरी के लिए भी यही है। IAS IPS में बैठने के लिए बड़ा आपको स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट एंड ऑल दैट करना है, आपको थियोरेटिकल लिखना है, इसमें थ्योरी वाला कोई चक्कर नहीं है। CGL की जॉब्स और सैलरी लेवल, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ग्रुप बी गैस्टेड होती है, 80,000 से शुरुआत होती है। लेवल 7 सैलरी 70,000, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, सब में। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसको ED बहुत कहा जा रहा है आजकल, 50,000 से 60,000 लेवल 6 की है। इसमें कौन होता है? असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ED में भी जो जूनियर लेवल के ऑफिसर। 40,000 से 50,000 ऑडिटर, वो भी क्लरिकल जॉब होती है, ऑडिटर्स जिसे कहते हैं, अकाउंटेंट। 30,000 से 40,000 अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अलग अलग। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ED का जिसको कहते हैं आजकल सब जो रेड कर करके आते हैं, वो बंदा अगर आप एंट्री हो गए असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, आप जा सकते हैं जॉइंट डायरेक्टर तक। ये 5 कदम है। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सभी जानते हैं, बल्ले बल्ले है, वो इंस्पेक्टर जॉइंट कमिश्नर तक जा सकता है। रेयर होता है जॉइंट कमिश्नर, लेकिन उसके पास है। डिप्टी कमिश्नर उसने होना ही होना है रिटायरमेंट होते तक, इनकम टैक्स वाले ने। जो CAPF से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर से भर्ती होगा, वो कमांडेंट लेवल से रिटायर होता है। सिविल पुलिस में ऐसा प्रमोशन नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होइए, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत रेयर में डिप्टी SP होंगे रिटायर होते होते। आप आम तौर पे इंस्पेक्टर, UP पुलिस में यही हालत है, हमारे अब्बा ने बहुत झेला है। और CAPF में बिल्कुल सिपाही से भर्ती हो गए, पक्का इंस्पेक्टर तक चले जाओगे, रिटायरमेंट तक। पूरी फैमिली का इलाज करवाओ, पेंशन लो। अब तो पेंशन खैर दूसरे तरह से कर दिया उन्होंने, खाली फौज में है पेंशन। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वेरियस मिनिस्ट्रीज में, जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से इंटर हो गए सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। और ये नौकरी खाली प्रमोशन और पैसे की बात नहीं, जो ओहदा है प्राइवेट सेक्टर में, लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, अगर पुलिस का, ट्रैफिक का कांस्टेबल मोटरसाइकिल पे हाथ रख देता है तो हमारा बच्चा डर जाता है, लाख रुपए महीने तनख्वाह लेने वाला। और वही अगर तुम गवर्नमेंट सर्विस में छोटे लेवल पे नौकरी कर रहे हो, अरे क्या कह रहे हो यार, थोड़ा सा छोड़ो यार, हम तो डिपार्टमेंट के आदमी, हम फलाना है, इस तरह से यार कह के बात कर सकता है। और मजाल है वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला इस तरह से बात कर ले, 30,000 वाला कर लेगा। अरे हुजूर, हम तो उसी डिपार्टमेंट में हैं, आपके पुलिस हेडक्वार्टर में ही तो हैं, चलो यार ठीक है। ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसमें भी 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 निकाल लोगे तो टीयर 2 आपको देना है, वो एक सिलेक्शन के लिए होता है। 140, 200 में से 140 आ जाए, समझ लो निकल गए। पिछले साल इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया, आज तक इंडिपेंडेंस के बाद से 37,000 वैकेंसीज हुई थी, 25,000 निकली थी, एंड में जाकर के 37,000 सिलेक्शन हुए। तकरीबन 8% सिलेक्शन हुआ है बैठने वालों का। IAS IPS में 7 से 8 लाख लोग भरते हैं, जिसको IAS IPS CAC मतलब 8 लाख एवरेज पे, 7.5 से 8 लाख फॉर्म भरते हैं, एवरेज पे 700 लोग सेलेक्ट होते हैं। पिछले से पिछले साल 680 लोग सेलेक्ट हुए थे, 27 मुसलमान थे खाली। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, वही वाला मामला है।
सेंट्रल इसका हो गया 50,000 से 60,000 स्टार्ट है सब इंस्पेक्टर की। पीछे चले गए। कांस्टेबल जीडी, दौड़ना पड़ेगा, फिजिकली फिट रखो अपने को, और अगर हो सके तो क्या हर्ज है अगर आप दौड़ रहे हैं और आप कुछ नहीं, नौकरी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप योगा कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, नमाज तो आप पढ़ते ही हैं। जब कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ो, इस मुल्क में बेहतरीन मुल्क है, इस वक्त दुनिया के बेस्ट मुल्क में जी रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल हालात हों। यजीद का ज़माना भूल गए? 80 साल हजरत अली को गाली बकवाई जाती थी मिंबर से, मुसलमानों का वो था। हम रियाद में 2.5 साल रहे, डर के छुप के रियाद में मातम कर रहे हैं, 2 आंगन छोड़ के कमरे के अंदर। ये मुसलमान मुल्क है, मक्के मदीने वाला। यहां देखो क्या शानदार है। तो कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ये इम्तिहान का वक्त है, अल्लाह ने वादा पूरा कर रहा है, जालिम मुसल्लत कर देगा अगर नहीं बिहेव करोगे तो, वो हो भी रहा है। और हमको ये बेहतरीन मौका है, नौजवानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने तकरीबन ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, वो बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बड़ी पेशेंस से सुना। बहुत सी बातें करने को रहती, चाहे दीनी एंगल से कर लीजिए, चाहे वो। आपको, मुझे यकीन मानिए, 5 साल मेहनत करना पड़ा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद कि मैं मौलानाओं से बात कर सकूं। 2 तफसीरें पढ़ना पड़ी, अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब की और SV मीर अली साहब की, बहुत शानदार शियों के एंगल से। ये तब ताकि मौलाना हमसे और उन, अब मैं बड़े बड़े मौलानाओं से ये कह लेता हूँ, हुजूर रवायतें मत करिए, आप बताइए, कुरान से बताइए, और मैं बेवकूफ़ नहीं, अगर आप अच्छी बात बताएंगे मैं क्यों नहीं सुनूंगा। यकीन मानिए, चुप बहुत बोलता हूँ, बिल्कुल चुप हो जाता हूँ जब कोई आलिम बैठ के बातें करने लगता है, और बस इट इज़ वन। तो हमारे यहाँ दर्स के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी, जहाँ बच्चे क्वेश्चन आंसर कर सकें। फ़ज़ाइल के बाद मसाइब होते हैं, मसाइब के बाद माहौल सवाल करने का ख़त्म हो जाता है। वो लफाजी करके भी चला जाएगा तो हिम्मत नहीं किसी के सवाल करने की, उस वक़्त रो रहे होते हैं लोग। ये मैं सिर्फ तवासो बिल हक़ कर रहा हूँ। तवासो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, एग्जॉर्ट, झिंझोड़ना है एक दूसरे को। अगर बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है हेलमेट पहन के जाओ, नहीं तो फला फला मर गया था, गिर गया था स्कूटर से, सर उसका फट गया था, तो वो तवासो बिल हक़ कर रहा है। ये खाली मौलाना का काम नहीं सूरह से पढ़ना, हर नेक काम जो होता है उसके लिए गाइडेंस कोई देने वाला तवासो बिल हक़ कर रहा है। बाप अपने बेटे से कह रहा है, अपने बेटी से कह रहा है, मेहनत करो, फलाना करो। आई एम वेरी इनकरेज। तुम लड़कियों ने हमारा हौसला बढ़ा दिया, यकीन मानो। अब तुम लड़कों में जो तुम लोग अटेंड कर रहे हो, आपस में बातें करना, एक उसको बोलना कि यार ये हमारा एटीट्यूड है। ये एग्ज़ाम अगस्त में और जुलाई में होने जा रहा है। हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है जुलाई में, उसमें MA भी बैठेगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसी लेवल की सैलरी है 35,000 रुपये। और पोस्ट ऑफिस में सॉर्टर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये CHSL का है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और अगस्त में है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, ये वो जॉब है। खाली 2 पेपर निकालना है। पहली बार दिल्ली में शियों ने एक कोर्स शुरू किया है, वो हम मसूद साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन, मौलाना अस्करी साहब ने जगह दिया हमको, नहीं तो हमारे हिसाब नहीं था। 55,000 रुपये महीना 2 लोग खर्च कर रहे हैं आपस में। 4 बच्चे हैं, भरा पड़ा हुआ है ओखला, शिया भरे हुए हैं। ओखला में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं मिल रहा है, एल्डर्स में, बुड्ढों में, कि जो क्लास जाके अटेंड कर ले। हम और मसूद जाते हैं ओखला 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर, ताकि हम देखें कि हाँ क्लासेस ठीक से लग रहे हैं। एक लड़का है, उसको 10,000 पे रखा है कोऑर्डिनेटर। अभी तक सिर्फ 4 बच्चे, 7वां हफ्ता शुरू हो गया है। ये हालत है सोए हुए। हम इतनी फैसे क्या प्रॉमिस किया है, 10,000 फीस दो, पहला टेस्ट निकाल लोगे 5,000 वापस, दूसरा टेस्ट निकाल लो बाकी 5,000 वापस। तो क्या हो रहा है, सीरियस बच्चों के लिए तो फ्री हो गया ना। वो जब दूसरा टेस्ट निकाल लेगा वो कहेगा सर आप तो हमसे 20,000 ले लो, आपकी वजह से तो हमारी नौकरी लग गई।
तो ये हालत है कि उसके बावजूद और रिपीटेड ऐलान शहमर्दा में और बाबुल इल्म में करने के बावजूद बच्चे 4 बैठे हुए हैं। इस वक्त क्लास चल रही होगी 4 बजे से, रमज़ान में 3 से 6 हो जाए, 3 से 5 कर दिया है हमने, और अदरवाइज़ 3-1.5 घंटे के 2 क्लासेस होते थे। फैकल्टी को हम पे करते हैं 800 रुपये घंटा, और सिर्फ हम 2 लोग चला रहे हैं। तो आप सोचिए, ज़िया भाई जितनी मेहनत करते हैं, या आप यहाँ पे जो हो रहा है इसका फ़ायदा उठाइए। ये बेहतरीन ज़रखेज़ ज़मीन है। अगर यहाँ पर सीरियस हो जाएं हमारी कम्युनिटी को, हम इमाम ज़माना के चाहने वाले हैं, हम कैसे उनकी मदद करेंगे? क्या बकवास है कि हम पहुँच जाएंगे? कैसे, क्या करोगे? किसको रिपोर्ट करोगे? और क्या करोगे जब इमाम ज़माना कोई जॉब आपको देंगे? भाई जादू तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई आर्मी भी चाहिए है, अकाउंटेंट भी चाहिए है, HR वाला बंदा भी चाहिए है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत लंबा खिंच गया है इस एंगल से। जिसको जो डिटेल चाहिए अगर आप लोग एक उसमें कर दोगे, तो हमने एक अहले बैत CGL ग्रुप बनाया हुआ है, 125 बच्चे मेंबर हैं, आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं। लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं। आप लोग अपना नाम अभी एक लिस्ट चला देना। कुमैल तुम थोड़ा सा कर दो बेटा, वो लिस्ट जिसमें टेलीफोन नंबर दे दे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कि अपना नाम दो, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम लिख दो। हम तुम लोगों को उस ग्रुप में डलवा देंगे कि यूट्यूब पे देखो फलाने सर के क्लासेस जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, फलाने सर के क्लासेस मैथ्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये एग्ज़ाम बहुत स्पेशल है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का CGL का SSC का मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सिंपल होते हैं, टिक लगाना है। मगर मैंने ये जामिया में कहा था कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं पढ़ा पाएगा मैथ्स ये वाली, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो डिफरेंट कैटेगरी है। इसी तरह से इंग्लिश का है। इंग्लिश इनमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पैटर्न 4 सब्जेक्ट है, चाहे वो सिपाही का हो चाहे अफसर का, सिर्फ स्टैंडर्ड वेरी करते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो इजी वाला होगा 4 सब्जेक्ट में। इसी तरह वही 1 घंटे के अंदर 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन Tier 1 में, 100 क्वेश्चन Tier 2 में। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का। मेरा आना स्वागत हो गया, क्योंकि माशाल्लाह अब लड़के भी मुझे दिख रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। कुछ और अपनी बहनों से गाइडेंस लेने में हेजिटेट मत करो, चाहे वो छोटी हों। उनके पास खुराफात का टाइम कम है, तुम्हारे पास ज़्यादा है। यकीन मानो, ये कोई तंज नहीं मार रहे हैं, ये है आप बाहर फालतू भी टहल रहे हो, लेकिन लड़कियां जो है ज़्यादा सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई में और अपने करियर को लेकर के, और वो दीन से भी हमको जोड़े रहती हैं। अगर हमारी बीवी ना हो तो शायद हम भी मिसगाइड हो जाएं। तो हमको पता चलता है हाँ ये नज़र, अब हमने ये बना लिया, नज़र दे दीजिए, हम भूले रहते हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी हमारी लड़कियों पे। हम अहले बैत के चाहने वाले, हम गुमराह नहीं हो सकते आसानी से। बस याद रखिए, करिए। और वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आप लोगों का।